हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईआरबी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जाम के लिए 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI as reported by the United Nations Development Program is based on 3 components. 2 of these components are per capita income and a measure of educational attainments of society. Third component is Gini coefficient, percentage of population who have access to safe drinking water, percentage of population who work in non-agricultural sector, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव विकास सूचकांक HDI 3 घटकों पर आधारित है। इनमें से 2 घटक प्रति व्यक्ति आय, समाज की शैक्षिक उपलब्धि का माप है। तीसरा घटक है गिनी गुणांक, जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसकी सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 कंपोनेंट हैं: हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ आ जाता है। एजुकेशन में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाता है। और लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स appropriately explains the fluctuations in potential output and long run aggregate supply by understanding the shocks to productivity or the willingness of the worker. Solo growth model, real business cycle model, ISLM मॉडल, हेरड डोमर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उत्पादकता या श्रमिक की इच्छा को होने वाले झटकों को समझकर संभावित उत्पादन और दीर्घकालिक समग्र आपूर्ति में उतार चढ़ाव को उचित रूप से समझाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रियल बिजनेस साइकिल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यू is linked to which one of the following multipliers? Expenditure multiplier, balanced budget multiplier, lump sum tax multiplier, trade multiplier। सरकारी व्यय और कर राजस्व में समान मात्रा में परिवर्तन के लिए संतुलन उत्पादन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस गुणक से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग Gini coefficients exhibits the highest equality? 0.1, 0.2, 0.5, 0.6। Right answer is option A, 0.1। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा इक्वालिटी होगी। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। गिनी कोफिशिएंट यहाँ पर ब्लू लाइन लॉरेंज कर्व है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। यहाँ पर ग्रीन लाइन लाइन ऑफ इक्वालिटी है जिसमें गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है। और रेड लाइन परफेक्ट इनइक्वालिटी की लाइन है और इसमें गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज set up to address issues related to capital account convertibility in India? टंडन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, तारापोर कमेटी, परसी मिस्त्री कमेटी। भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तारापोर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट gave birth to the following organization: GATT, RBI, NAFTA, ASEAN। Right answer is option A, GATT, General Agreement on Trade and Tariffs। Which one of the following is a test of heteroscedasticity? White test, Jarque-Vera test, Bruce-Godfrey test, Young-Box test। Right answer is option first, white test। हिट्रोसेडास्टिसिटी का मतलब होता है जब एक रिग्रेशन मॉडल में एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता है।
जब एक रिग्रेशन मॉडल में एरर टर्म का वेरिएंस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन चेंज होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी। हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जांच करने के लिए, हेटेरोस्केडास्टिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड, जिसको हम इनफॉर्मल मेथड भी बोलते हैं, ये ग्राफिकल मेथड होता है, और सेकंड मेथड फॉर्मल मेथड होता है, जिसमें फॉर्मल टेस्ट आते हैं। फॉर्मल मेथड में कुछ फॉर्मल टेस्ट आते हैं, जैसे ब्रूश-वैगन एलएम टेस्ट, ग्लेजर एलएम टेस्ट, हार्वे-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट, पार्क एलएम टेस्ट, गोल्डफेल्ड-क्वंट टेस्ट एंड व्हाइट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ग्रोथ and the size of government expenditure is appropriately linked to Wagner's law, Okun's law, Walras law, Ricardian equivalence। वह नियम जो आय वृद्धि और सरकारी व्यय के आकार के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, उचित रूप से इससे जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, Wagner's law। Wagner's law of public expenditure states that as an economy grows, public expenditure will increase relative to the economy as a whole। Wagner law हमें बताता है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी ग्रो होती है, वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। Wagner के सार्वजनिक व्यय के नियम के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय भी पूरी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष बढ़ता है। यह नियम इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ समाज में सरकार की भूमिका भी बढ़ती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) uses the following instruments: call money rate and Mumbai Interbank Offered Rate, repo rate and reverse repo rate, bank rate, statutory liquidity ratio (SLR), cash reserve ratio and prime lending rate। Right answer is option B, repo rate and reverse repo rate। Next question है, what is the weightage of manufacturing sector in the index of industrial production during 2020 to 2021? Note, numbers are in approximate values: 78%, 81%, 65%, 71%। Right answer is option A, 78%। Sector wise classification of IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP में अगर हम इंडस्ट्री को सेक्टर वाइज क्लासिफाई करते हैं तो 3 सेक्टर आते हैं: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। IIP में माइनिंग सेक्टर का वेट है 14.373, मैन्युफैक्चरिंग का वेट है 77.633, इलेक्ट्रिसिटी का वेट है 7.994। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर IIP, प्राइमरी गुड्स का वेट है 34.05, इंटरमीडिएट गुड्स का वेट है 17.22, कैपिटल गुड्स का वेट है 8.22%, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स का वेट है 12.34%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वेट है 12.84%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का वेट है 15.33%। IIP में सबसे ज्यादा वेट प्राइमरी गुड्स का है और सबसे कम वेट कैपिटल गुड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज। लाफर कर्व, एंजल कर्व, बेवरिज कर्व, फिलिप्स कर्व। वह वक्र जो कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है: लाफर वक्र, एंजल वक्र, बेवरिज वक्र, फिलिप्स वक्र। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, लाफर कर्व। वॉलरस लॉ implies that if there are n markets in the economy, then only needs to find equilibrium prices in n-2 markets, n-1 markets, n+1 markets, all the n markets। Right answer is option B, n-1 markets। Next question है, what would be the consequences for the OLS estimator if heteroscedasticity is present in a regression model but ignored? Assume that all the other classical assumptions are valid. It will be biased, it will be inconsistent, it will be unbiased but inefficient, it will be unbiased but inconsistent।
यदि किसी प्रतीपगमन मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी मौजूद है लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया है तो OLS अनुमानक के लिए क्या परिणाम होंगे? मान लें कि अन्य सभी शास्त्रीय मान्यताएं मान्य हैं। यह पक्षपातपूर्ण होगा, यह असंगत होगा, यह निष्पक्ष लेकिन अकुशल होगा, यह निष्पक्ष लेकिन असंगत होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट विल बी अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट। अगर एक रिग्रेशन मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है और अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो उस केस में जो एस्टिमेटर होगा वो अनबायस्ड होगा, कंसिस्टेंट होगा लेकिन इनएफिशिएंट होगा। अगर एक रिग्रेशन मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है और अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो उस केस में जो एस्टिमेटर होगा वो अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एंड इनएफिशिएंट होगा। लीस्ट 1 को लीस्ट 2 से मैच करना है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, इनको लीस्ट 2 से मैच करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ए का 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। ड्यू टू ओपन एक्सेस टू अ प्रॉपर्टी आफ्टर it is overused beyond its carrying capacity, such as situation is called. Right answer is option first, problem of tragedy of commons. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लीस्ट 1 को लीस्ट 2 से मैच करना है। लीस्ट 1 में दिया है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन और लीस्ट 2 में साइज ऑफ द मार्केट, नेचुरल रिसोर्स कंस्ट्रेंट, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फ्रीडम ऑफ चॉइस। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। लीस्ट 1 को लीस्ट 2 से मैच करना है। लीस्ट 1 में दिया है यूनिट रूट टेस्ट, कंटिंजेंसी टेबल, रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड ऑटो कोरिलेशन एंड लीस्ट 2 में उनके टेस्ट दिए हैं डार्विन वाटसन टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, स्टेशनरिटी, काई स्क्वायर टेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड मॉडल्स एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इफ अ वेरिएबल हैज m categories, b can run the regression using. Right answer is option first, m-1 dummy variables and an intercept term. Which of the following properties is true for a normal distribution? Option A, it is positively skewed. Option B, the mean, median and mode are equal. Option C, it has 2 peaks. Option D, the tails are bounded. निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्य वितरण के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माध्या, माध्यिका और बहुलक समान होते हैं। The mean, median and mode are equal. Normal distribution, also known as a Gaussian distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्री। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन। दिस implies that the left and right sides of the distribution are mirror images of each other. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह का बनता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों ही साइड इक्वल वैल्यू होती है। मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारी प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेल शेप्ड कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ सिंगल पीक, यूनी मॉडल एंड फॉर्म्स अ बेल शेप्ड कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिम्पटोटिक टेल्स। द टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड infinity in both directions, approaching but never actually reaching the horizontal axis.
एक सामान्य वितरण, जिसे गॉसियन वितरण के रूप में भी जाना जाता है, के कई प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है समरूपता। एक सामान्य वितरण अपने माध्य के चारों ओर सममित होता है। इसका मतलब है कि वितरण के बाएं और दाएं पक्ष एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी समान होते हैं और वितरण के केंद्र में स्थित होते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप्ड का दिखता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम डायग्राम के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल वैल्यू होंगी। कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितनी वैल्यू राइट साइड में होती है उतनी ही वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये यूनिमोड होता है। यूनिमोड का मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही मोड वैल्यू होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -1 सिग्मा से लेकर 1 सिग्मा के बीच में 68.2% वैल्यू लाई करती है और -2 सिग्मा से लेकर 2 सिग्मा के बीच में 95.4% वैल्यू लाई करती है और -3 सिग्मा से लेकर 3 सिग्मा के बीच में 99.7% वैल्यू लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following properties is true for a Poisson distribution? Option A, it is symmetrical around its mean. Option B, it describes the number of success in a fixed number of trials. Option C, the mean and variance are equal. Option D, it has 2 peaks. निम्नलिखित में से कौन सा गुण पॉइजन वितरण के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। माध्य और विचलन समान होते हैं। द मीन एंड द वेरिएंस आर इक्वल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन और वेरिएंस की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ binomial distribution? Option A, the number of trials is fixed. Option B, each trial results in one of two possible outcomes. Option C, the probability of success varies from trial to trial. Option D, the trials are independent of each other. निम्नलिखित में से कौन सा बाइनोमियल वितरण का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सफलता की संभावना प्रत्येक परीक्षण में भिन्न होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर इसीलिए है क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होती। Properties of binomial distribution include fixed number of trials. There is a fixed number of trials, 2 possible outcomes. Each trial result in one of 2 possible outcomes, success or failure. Constant probability of success. The probability of success is the same of each trial. Independent trials. The trials are independent of each other. The outcome of one trial does not affect the outcome of another. Next question is which of the following statement is true about index numbers? Option A, index numbers measure absolute changes in data. Option B, index numbers are used to compare the relative changes in data over time or between different locations. Option C, index numbers are only applicable to financial data. Option D, index numbers are calculated using only the arithmetic mean.
निम्नलिखित में से कौन सा बयान सूचकांक संख्याओं के बारे में सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम और बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। Next question is, who is credited with the development of the linear programming problem? रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज डेंटजिग। George Dantzig is credited with the development of the linear programming problems and the creation of the simplex method to solve it in 1947. Dantzig introduced the concept of linear programming, which involves optimizing a linear objective function subject to a set of linear constraints. His work laid the foundation for the field and has been widely applied in various industries for resource allocation, production, planning, and other optimization problems. Next question is, which of the following is not an assumption of a linear programming problem? Option A, linearity. Option B, divisibility. Option C, certainty. Option D, non-linearity. निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या की एक धारणा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉन linearity. Next question is, which of the following is not a property of a linear programming problem? Option A, objective function must be linear. Option B, constraints must be linear. Option C, decision variables can take any real values including negative values. Option D, the solution space is a convex set. निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या की एक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्णय चर किसी भी वास्तविक मान को ले सकते हैं जिसमें नकारात्मक मान भी शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिसीजन वेरिएबल्स कैन टेक एनी रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यूज। सी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती, इसीलिए सी इसका राइट आंसर है क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लीनियर, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी है। और द सॉल्यूशन स्पेस इज कन्वेक्स सेट, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑप्शन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। Next question is, who developed the input-output model? J.M. Keynes, Milton Friedman, W. Leontief, Paul Samuelson. इनपुट-आउटपुट मॉडल किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनतीफ। Next question is, which of the following is not an assumption of the input-output model? Option A, constant returns to scale. Option B, fixed coefficients of production. Option C, perfect competition in all markets. Option D, variable proportions of inputs. इनपुट-आउटपुट मॉडल की मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ इनपुट्स, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और फिक्स्ड कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन एंड परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की एजम्पशन है, लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ इनपुट्स
इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन नहीं है बल्कि फिक्स्ड प्रोपोर्शंस ऑफ इनपुट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन नहीं है। Input output model developed by W. Leontief assumes fixed coefficient of production, meaning the proportion of inputs used are constant and do not change with the level of output. It also assumes constant returns to scale and perfect competition in all market. The assumption of variable proportion of inputs contradicts the fixed coefficient assumption and thus it is not a part of the input-output model. लियोन्तिफ द्वारा विकसित इनपुट आउटपुट मॉडल उत्पादन के निश्चित गुणांकों को मानता है, जिसका मतलब है कि उपयोग किए गए इनपुट के अनुपात स्थिर रहते हैं और उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलते। यह स्थिर प्रतिफल पैमाने पर और सभी बाजारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा को भी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which condition is postulated in the input-output model to ensure the viability of the economic system? Option A, Pareto efficiency. Option B, Nash equilibrium. Option C, Hawkins-Simon condition. Option D, Keynesian equilibrium. इनपुट आउटपुट मॉडल में आर्थिक प्रणाली की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी शर्त उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकिंस साइमन कंडीशन। हॉकिंस साइमन कंडीशन is postulated in the input-output model to ensure the viability of the economic system. This condition ensures that the input-output matrix is such that it can produce non-negative solution for the output levels. Essentially, it means that the system can sustain production levels required to meet demand without producing negative output. हॉकिंस-साइमन कंडीशन इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स में नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन को एंश्योर करता है। नेगेटिव सॉल्यूशन या नेगेटिव आउटपुट का मतलब होता है कि किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें इनपुट ज़्यादा लगाई जा रही है। हॉकिंस-साइमन कंडीशन ये एंश्योर करता है कि जो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है उसका सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव आएगा। Next question is, which of the following statement is true about a singular matrix? Option A, a singular matrix has a non-zero determinant. Option B, a singular matrix is always invertible. Option C, the rows of a singular matrix are linearly independent. Option D, a singular matrix has a determinant of 0. निम्नलिखित में से कौन सा बयान एक विशेष मैट्रिक्स के बारे में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक विशेष मैट्रिक्स का निर्धारक शून्य होता है। A singular matrix has a determinant of 0. यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेंगे। A is equal to 1 2 1 2। यहाँ पर हमने एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है। जब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको आपस में माइनस कर देंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल OLS कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली इफ। ऑप्शन ए, इट इज अ रिकर्सिव मॉडल। ऑप्शन बी, ऑर्डर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ऑप्शन सी, रैंक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। Option D, both order and rank condition are satisfied.
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ रिकर्सिव मॉडल। हम OLS को डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पर अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर हम OLS को डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में अप्लाई कर देते हैं तो हमें बाइस्ड और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रिकर्सिव मॉडल है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का ही पार्ट है, उसमें हम OLS को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ chi-square test for independence with a contingency table of 4 rows and 5 columns, what is the degree of freedom? इस क्वेश्चन में chi-square टेस्ट के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये पूछा गया है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। chi-square टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रो -1 इंटू कॉलम -1। यहाँ पर हमारे पास रो की वैल्यू है 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉलम की वैल्यू है 5 - 1 इज इक्वल टू 4। इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12। Degree of freedom for a chi-square test for independence is calculated using the formula degree of freedom is equal to row -1 into column -1, जहां पर R रो को डिनोट करता है और C कॉलम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल इज 10 and the sample size is 25, what is the standard error of the mean? यदि एक नमूने का मानक विचलन 10 है और नमूने का आकार 25 है, तो माध्य की मानक त्रुटि क्या होगी? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन √n। सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन और n का मतलब है सैंपल साइज। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू दी गई है 10 एंड n की वैल्यू दी गई है 25। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया है और इसका सॉल्यूशन भी मेंशन किया है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? ऑप्शन ए, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। ऑप्शन बी, failing to reject the null hypothesis when it is actually false. Option C, accepting the alternative hypothesis when it is actually false. Option D, not conducting a test when it is needed. निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 1 त्रुटि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब शून्य परिकल्पना वास्तव में सही हो तो उसे अस्वीकार करना। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 1 एरर, ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव, occurs when the null hypothesis is rejected even though it is true. The probability of making a type 1 error is denoted by significance level. टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर को याद रखने के लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, जिससे आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टिक करना है, फिर कट करना है, दूसरा कट करना है और टिक करना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। इसमें क्या है ट्रिक है, ये जो फर्स्ट है वो टाइप 1 एरर है और जो सेकंड है वो टाइप 2 एरर है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, सही है, और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो तब हमारा टाइप 1 एरर आ जाता है।
जब हमारी नल हाइपोथेसिस गलत है, फॉल्स है, और तब हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते, गलती से उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। Next question is, which of the following statement best describes a type 2 error in hypothesis testing? Option A, failing to reject the null hypothesis when it is actually false. Option B, rejecting the null hypothesis when it is actually true. Option C, accepting the alternative hypothesis when it is actually true. Option D, not conducting a test when it is needed. निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 2 त्रुटि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी, आप उसका यूज कर सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टिक करना है, फिर कट करना है, फिर कट करना है और फिर टिक करना है। फर्स्ट वाला टाइप 1 एरर को डिनोट कर रहा है और सेकंड टाइप 2 एरर को डिनोट कर रहा है। फर्स्ट में क्या बोला गया है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो हमारे सामने टाइप 1 एरर आ गया। सेकंड में क्या बोला गया है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, फेल्स टू रिजेक्ट, जब हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और गलती से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास टाइप 2 एरर आ गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। नल हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स थी, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और हमने गलती से उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारा टाइप 2 एरर बन गया। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इस ट्रिक की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइप 2 एरर, also known as false negative, occurs when the null hypothesis is not rejected even though it is false. टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following properties is true for a blue best linear unbiased estimator? Option A, it always provides an estimator with the smallest variance among all unbiased estimators. Option B, it provides the largest variance among all linear unbiased estimators. Option C, it always provides a biased estimator with the smallest variance. Option D, it ensures that the estimator has the largest mean squared error among all linear unbiased estimators. ब्लू की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटर विद द स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग ऑल अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। ब्लू स्टैंड्स फॉर बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। According to Gauss-Markov theorem, a blue is an estimator that satisfies the following condition: linearity. The estimator is a linear function of the observed data. Unbiasedness. The expected value of the estimator equal to the true parameter value. Best. Among all linear unbiased estimator, it has the smallest variance, making it most efficient estimator. ब्लू में जो बी है उसका मतलब है बेस्ट और बेस्ट का मतलब है कि जो वेरिएंस है वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ consequence of autocorrelation in the residuals of a regression model? Option A, the coefficients are unbiased but inefficient. Option B, the coefficients are biased and inefficient. Option C, the standard error of the coefficients are biased and consistent. Option D, the model's predictions are always accurate. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द कोफिशिएंट्स आर अनबाइस्ड बट इनएफिशिएंट। जब एक रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है तो जो एस्टिमेटर होता है वो अनबाइस्ड रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होता, वो इनएफिशिएंट होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनबाइस्ड एंड इनएफिशिएंट। ऑटो कोरिलेशन in the residuals of a regression model means that the residuals are correlated with each other. ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है जब एक रिग्रेशन मॉडल में दो एरर टर्म आपस में कोरिलेटेड होते हैं
तो इस केस में अगर हम OLS को अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड रहता है लेकिन इनएफिशिएंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू डिटेक्ट heteroscedasticity in a regression model? Option A, Bruch-Pagan test. Option B, White test. Option C, Goldfeld-Quant test. Option D, Darwin-Watson test. निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण विषम विषादिता का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डर्विन-वाटसन टेस्ट। ब्रूच-पैगन टेस्ट, व्हाइट टेस्ट एंड गोल्डफेल्ड-क्वांट टेस्ट हेटेरोस्केडास्टिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन डर्विन-वाटसन टेस्ट हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं बल्कि ऑटोकोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। Darwin-Watson test is used to detect autocorrelation. Bruch-Pagan test, White test, and Goldfeld-Quant test are specifically designed to detect heteroscedasticity. Next question is, which of the following test is not commonly used to check for stationarity in a time series? Option A, augmented Dickey-Fuller test. Option B, Phillips-Perron test. ऑप्शन सी KPSS, ऑप्शन डी chi-square टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आमतौर पर समय श्रृंखला की स्थिरता की जांच के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, chi-square टेस्ट। क्योंकि ऑगमेंटेड डिकी-फुलर टेस्ट, फिलिप्स-पेरेन टेस्ट, KPSS टेस्ट का यूज करते हैं हम स्टेशनरी को चेक करने के लिए, लेकिन हम टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए chi-square टेस्ट का यूज नहीं करते, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? समन्वित समीकरण मॉडलों में क्रमिक स्थिति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एक्सोजीनियस वेरिएबल इन ईच इक्वेशन मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स इन द इक्वेशन -1. The order condition for identification states that for an equation to be identified, the number of excluded exogenous variables from that equation must be at least as large as the number of endogenous variable in the equation -1. Next question is, which statistical index is known to be upward biased due to its method of calculation and handling of substitution effects? Option A, Laspeyres index. Option B, Paschen index. Option C, Fisher index. Option D, Chain index. कौन सा सांख्यिकीय सूचकांक अपनी गणना की विधि और प्रतिस्थापन प्रभावों के प्रबंध के कारण ऊपर की ओर पूर्वाग्रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Laspeyres index. Laspeyres index is known to be upward biased because it uses a fixed basket of goods and services based on the base period quantities. लास्पेयर सूचकांक को ऊपर की ओर पूर्वाग्रही माना जाता है क्योंकि यह आधार काल की मात्राओं के आधार पर निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which index is known to be downward biased due to its method of calculation and handling of substitution effects? Option A, Laspeyres index. Option B, Paschen index. Option C, Fisher index. Option D, Chain index. कौन सा सूचकांक अपने गणना की विधि और प्रतिस्थापन प्रभावों के प्रबंधन के कारण नीचे की ओर पूर्वाग्रही है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाश्चे सूचकांक, पाश्चे इंडेक्स। The Paasche index is downward biased because it uses current period quantities as bait. This approach tends to underestimate the cost of living or inflation as it reflects changes in consumption patterns due to price increases, often leading to an underestimation of the true impact of price changes on overall living costs. लास्पियर इंडेक्स को अपवर्ड बायस माना जाता है और पाश्चे इंडेक्स को डाउनवर्ड बायस माना जाता है, क्योंकि लास्पियर इंडेक्स बेस ईयर की क्वांटिटीज को लेता है और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो इन्फ्लेशन है उसको ओवर एस्टिमेट करता है, इसीलिए इसको अपवर्ड बायस माना जाता है। और पाश्चे इंडेक्स डाउनवर्ड बायस है क्योंकि ये करंट पीरियड की क्वांटिटीज को एज अ वेट लेता है और जिससे कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करता है, इसीलिए इसे डाउनवर्ड बायस माना जाता है। Next question is, why is the Fisher index considered an ideal index for measuring changes in the cost of living? Option A, it uses fixed weight from the base period. Option B, it accounts for both current and base period quantities. Option C, it adjusts for changes in quality and new products. Option D, it exclusively measures changes in producer prices. फिशर सूचकांक को जीवन की लागत में बदलाव को मापने के लिए आदर्श सूचकांक क्यों माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह वर्तमान और आधार काल की मात्राओं दोनों को ध्यान में रखता है। इट अकाउंट्स फॉर बोथ करंट एंड बेस पीरियड क्वांटिटीज। Fisher index is considered an ideal index because it combines the Laspeyres and Paasche index, thus taking into account both current and base period quantities. Fisher index करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी को लेता है, इसीलिए फिशर इंडेक्स को एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not considered a probability sampling method? Simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, convenience sampling। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्यता सैंपलिंग विधि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्वीनियंस सैंपलिंग, क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और सिस्टेमैटिक सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप है, लेकिन कन्वीनियंस सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें पॉपुलेशन में से सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में पॉपुलेशन में से सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not considered a non-probability sampling method? Judgment sampling, snowball sampling, convenience sampling, systematic sampling। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता सैंपलिंग विधि नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग, क्योंकि सिस्टेमैटिक सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है और जजमेंट सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू फॉलिंग विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन? अप्रोक्सीमेटली 50%, अप्रोक्सीमेटली 68%, अप्रोक्सीमेटली 95%, अप्रोक्सीमेटली 99%। एक मानक सामान्य वितरण में औसत से एक मानक विचलन के भीतर किसी मान के होने की संभावना क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेटली 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल, नॉर्मिट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल, और लिस्ट 2 में दिया है प्रोविट मॉडल,
मार्क नेरलोव टॉबिट मॉडल, कोएक। सबसे पहले हम मैच करेंगे सी को डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल जो कोएक ने दिया है, सी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए और ऑप्शन को भी मैच कर लेते हैं। सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल टॉबिट मॉडल से रिलेटेड है, नॉर्मिट मॉडल प्रोविट मॉडल से रिलेटेड है, और पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल मार्क नेरलोव से रिलेटेड है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ लार्ज सैंपल साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज। जनसंख्या के एक बड़े नमूने n की मानक त्रुटि जिसका विचरण सिग्मा स्क्वायर है क्या होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू 26, मीडियन इज इक्वल टू 26 एंड मोड इज इक्वल टू 26, द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल या नन ऑफ दीज। एक वितरण जिसका माध्य 26, माध्यिका 26 तथा बहुलक 26 है, तो ऐसा वितरण क्या होगा। धनात्मक रूप से विषम, ऋणात्मक रूप से विषम, सममित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिमेट्रिकल, क्योंकि जहां पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है वहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।